आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पे आगे बात करेंगे, है ना। तो सभी बच्चों ने शायद पिछला लेक्चर देख लिया होगा, तो उसमें हमने कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की थी। आज हम थोड़ी सी लेंथ पे ही बात करेंगे, लेकिन उसके मेजरमेंट पे बात करेंगे, है ना बच्चों। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। तो आज शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो होती है बच्चों, लेंथ को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स होते हैं ना। तो मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो पहला जो मेजरमेंट करने का तरीका है उसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा तरीका है जिसको यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, है ना बच्चों। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो आपको याद रखेंगे व्हेन वी कैन अप्रोच बोथ साइड्स या फिर एंड्स ऑफ मेजरमेंट, है ना। जब हम जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है ऐसी, तो इस रॉड की लेंथ आपको नापनी है। तो आप कैसे नापेंगे बच्चा, आप यहाँ पे ऐसे स्केल रख देंगे और देख लेंगे स्केल से, हाँ। तो आप रॉड के दोनों एंड्स पर या दोनों साइड्स पर आप अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप इसको नाप सकते हैं। तो ऐसा मेजरमेंट क्या कहलाता है बच्चों, डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे आपकी जो स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल, मीटर स्केल। मीटर स्केल वही जो आपके पास 15 आपके कंपास बॉक्स में होती है ना, 15 सेंटीमीटर की स्केल, उनको मीटर स्केल ही कहा जाता है ना बच्चों। अच्छा, अब मीटर स्केल है तो इसकी एक मिनिमम मेजरमेंट भी होगा, मिनिमम मेजरमेंट। तो मीटर स्केल की मिनिमम मेजरमेंट कितनी होती है बच्चों, मिनिमम मेजरमेंट मतलब सबसे कम नाप सके। ये जो मिनिमम मेजरमेंट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, जो मिनिमम मेजरमेंट होता है जो सबसे कम नाप सकता है, उसको टेक्निकल नाम दिया गया है लीस्ट काउंट, है ना बच्चों। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम मेजरमेंट कर पाएगा उसको हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, है ना, लीस्ट काउंट। ये याद रखेंगे आप, अभी ये आगे और भी चीज़ों में आने वाला है ना। तो लीस्ट काउंट, तो ये जो लीस्ट काउंट होता है मीटर स्केल का मिनिमम मेजरमेंट, वो आपने देखा होगा 1 mm होता है। आपने मीटर स्केल देखी होगी सभी ने, सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूँ उसमें सबसे कम क्या नाप सकते हो आप, कितनी लेंथ नाप सकते हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें जब यहाँ पे सेंटीमीटर के पार्टीशन होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे ऐसे 10 पार्टीशन होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर सबसे छोटा पार्टीशन देखोगे तो वो 1 mm का होता है ना। ये तो आप जानते हो। और 1 mm को 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। तो मीटर स्केल क्या है कि दोनों एंड्स पे या दोनों साइड पे पहुंच जाता है, तो हम आसानी से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ऐसी मेथड को, ऐसे मेजरमेंट को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसका मेजरमेंट करते हैं उनको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं ना। तो इसका पहला एग्जांपल है मीटर स्केल। फिर इसका दूसरा एग्जांपल है वर्नियर कैलीपर, वर्नियर कैलीपर। अब ये वर्नियर कैलीपर अभी आपने देखा नहीं है ना, इसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मीटर स्केल आपका सबसे कम कितना नाप सकता है बच्चों, 1 mm। 1 mm से कम नहीं नाप सकता, लेकिन अगर आपको 1 mm से भी कम नापना है तो 1 mm से कम नापने के लिए फिर एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है वर्नियर कैलीपर। तो जो इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलीपर का मिनिमम मेजरमेंट, वो होता है आपका 0.1 mm। देखो 1 mm तक कौन नापता है, मीटर स्केल। और वर्नियर कैलीपर 1 mm से भी कितना कम नाप सकता है, मैक्सिमम 0.1 mm तक, है ना बच्चों।
और इसको मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। बाकी आप यूनिट कन्वर्जन तो जानते हैं, आप कन्वर्ट करके देख लो, है ना। तो 0.1 mm तक नाप सकता है, वो वर्नियर कैलिपर हुआ। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज। अब ये भी आपने अभी देखा नहीं है स्क्रू गेज कैसा होता है ना, लेकिन जब आप स्कूल खुलेंगे, आपकी स्कूल जाओगे तो आपको लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा, है ना, लैब में ले जाया जाएगा। फिजिक्स लैब में जब आप जाएंगे तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, है ना बच्चों। तो तब आप देख लेना, तब आप स्क्रू गेज जब देखोगे तो 0.1 mm से भी जो कम नाप पाता है वो स्क्रू गेज कहलाता है ना इंस्ट्रूमेंट। ये नाप सकता है मिनिमम 0.01 mm तक। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁵ मीटर, है ना। तो आप देख पा रहे हो स्क्रू गेज बहुत छोटी लेंथ नाप सकता है 0.01 mm तक, और वर्नियर कैलिपर 0.1 mm तक, और आपकी जो मीटर स्केल है 1 mm। तो जब भी आप दोनों एंड्स पे पहुंच पाओ और आप क्या कर पाओ बच्चों, दोनों एंड्स पे पहुंच के आप उसकी मेजरमेंट ले पाओ, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना। वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इसलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन वी कैन अप्रोच बोथ साइड्स और एंड्स ऑफ द मेजरमेंट, है ना। तो डायरेक्ट मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हमारी अर्थ है ना बच्चों, और यहाँ पे आप जानते हो कि सन है। अब आप एक बार बताओ, अर्थ से सन की दूरी नापना है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अर्थ से स्केल रखें और स्केल को लेते जाएं और सन पे पहुंच जाएं। सन पे तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप, और सन के पास पहुंचोगे तो जल जाओगे, तो सन की सरफेस तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब आप एक एंड पे तो हो बट दूसरे एंड पे नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक एंड पे हो और दूसरे एंड पे अप्रोच नहीं कर सकते, तब लेकिन हमें इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालनी है कैसे ना कैसे करके। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी अलग तरीके से निकालते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं निकालते हैं। हम यहाँ पे कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, और उन मेथड्स को आप क्या बोलते हो बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो मेरे ख्याल समझ में आया। जैसे और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रिवर फ्लो हो रही है ना, ये रिवर्स के दो बैंक है। मान लीजिए इस रिवर के साइड एक ऐसे ट्री है ना बच्चों, और यहाँ पे आप खड़े हो। अब इस ट्री की आपको हाइट नापना है, लेकिन रिवर क्रॉस करके आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। अब इसकी हाइट कैसे नापोगे, तो इसका एक और तरीका होता है, आप इसको इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो। तो वो जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपको 10th में सिखाया होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो और भी मेथड्स होती हैं जिससे आप एक्चुअल में बिना इंस्ट्रूमेंट के भी चीज़ों को नाप पाते हो। तो ऐसी मेथड्स जिनमें हम बिना इंस्ट्रूमेंट के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं या किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ऐसी मेथड्स क्या कहलाती हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। आई होप आपको इनडायरेक्ट मेथड क्लियर होंगी कि क्या है। डायरेक्ट मेथड जिसमें आप दोनों एंड्स पर रीच कर सकते हो, बट इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, व्हेन वी कैन नॉट रीच बोथ द एंड्स। जब हम दोनों एंड्स पे नहीं पहुंच सकते, एक एंड पे तो हैं बट दूसरे एंड पे नहीं जा सकते, इसलिए हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो तब जो मेथड्स यूज में ली जाती हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, है ना। अब ये डायरेक्ट मेथड तो आप यूज करते ही रहो, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। हमें कौन सी मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इनडायरेक्ट मेथड। अब एक ऐसी ही इनडायरेक्ट मेथड बहुत सारी होती है, मैं आपको बारी बारी करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपकी एनसीईआरटी में, है ना, उसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। अब ये जो पैरेलैक्स मेथड है, इसको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। पैरेलैक्स मेथड हम जनरली कौन सी डिस्टेंसेस को मेजर करने में यूज करते हैं, तो उसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अर्थ से सन की दूरी कितनी होगी, अर्थ से आपका प्लेनेट की दूरी कितनी होगी, है ना। तो ऐसी दूरी जो
हम अपने गैलेक्सीज में यूज़ करते हैं ना, सन से स्टार तक, स्टार से फिर सन तक, या सन से हमारी अर्थ तक की दूरी। तो ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम कौन सी इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं बच्चों? पैरेलैक्स मेथड, है ना। तो पैरेलैक्स मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ये इनडायरेक्ट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड कहलाई जाती है। और आपको समझ में भी आएगा कि हम इसको कैसे हम अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स या स्टार्स के या सन की दूरी को नाप पाएंगे, है ना। तो यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो हम शुरू करते हैं ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपको मेरे ख्याल समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड के बारे में, है ना। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लें और जो स्लाइड पे लिखा है उसको आप नोट कर लें, है ना, कॉपी में। और मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो हम अब पढ़ने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड से मुझे आपको कुछ बेसिक समझाना है ना। एक बेसिक मैथ्स का हम टॉपिक यूज़ करेंगे, बेसिक मैथ्स का, वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। और वो टॉपिक है आपका बेसिक मैथ्स का स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे पैरेलैक्स मेथड में यूज़ होगा, इसलिए मैं यहीं आपको समझा देता हूँ, है ना। अब आपको याद होगा कि हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी रेडियन वाली। तो आपको पता था कि यहाँ पे एक आर्क लेंथ होता है, रेडियस होता है, तो यहाँ पे एंगल बनता है प्लेन एंगल थीटा। तो आपने इस प्लेन एंगल को डिफाइन किया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और उसकी यूनिट किस में दी थी बच्चों? रेडियन में, है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको याद ही होगा। अब क्या होता है कि कई बार कि हमें ऐसे आर्क लेंथ नहीं दिखेंगे, फिर भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं हम, तो है ना। बड़ा सा बना देता हूँ मैं आपके लिए, ये इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, ये एंगल थीटा है मान लो, है ना। और ये लेंथ है आपकी एल, है ना, जो बोलना चाहो। ये एल लेंथ हो गई आपकी, ठीक है बच्चों। और ये आप जानते हो ये आपका हाइपोटेनस है। और यहाँ पे जो लेंथ है एल, ये आपका मान लो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। और ये आपका क्या है बच्चों? बेस है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस थीटा में ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ, मतलब आर्क लेंथ अगर परपेंडिकुलर को मान लें और रेडियस बेस को मान लें, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस मतलब बेस। ऐसा लिखना सही होगा क्या? कि आपका आंसर सही आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है ना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा थोड़ी ना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो सिर्फ आर्क में लग सकता है। यस, तो यहाँ पे ये लगाने पे गलत है, यहाँ पे ये लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एंगल छोटा करो, आप ध्यान से देखें कि मैं एंगल छोटा करूं, अगर इसको एंगल को और छोटा करूं, अगर मैं एंगल को छोटा करके इतना लेता, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो हाइपोटेनस की लेंथ है ना, ये कम हो जाएगी। देखो इस ब्लू वाली लाइन की लेंथ ज़्यादा है कि ब्लैक वाली लाइन की? तो आप बोलेंगे सर ब्लैक वाली लाइन की, है ना। इस ब्लू वाली लाइन की जो लेंथ है ये कम है। और एंगल छोटा करो आप, जब और एंगल छोटा करोगे तो ये लेंथ और कम होगी हाइपोटेनस की। यानी जैसे जैसे आप एंगल को घटाओगे वैसे वैसे हाइपोटेनस की लेंथ भी घटेगी। और हाइपोटेनस की लेंथ किसके पास आना चालू हो जाएगी, मतलब किसके बराबर होना चाहेगी? बेस के बराबर, है ना। आप एंगल को और छोटा करो, जब आप इस एंगल को और छोटा करोगे तो हाइपोटेनस जो है वो कम होते होते लगभग किसके बराबर हो जाएगा? बहुत कम एंगल पे, बहुत कम एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो हाइपोटेनस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बेस। हाइपोटेनस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बेस। जब ये थीटा बहुत छोटा होगा बच्चों, है ना, कितना छोटा?
तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो अप टू 5 डिग्रीज में अगर बात करें, अप टू 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री तक, 2 से 5 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं उसको हम वेरी वेरी स्मॉल मान सकते हैं। तो वहां पे हाइपोटेनिस लगभग लगभग किसके बराबर हो जाता है बच्चों? बेस के बराबर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब सोचो आप, ये एंगल बहुत छोटा है, ये ऐसे, मैंने यहाँ फिर से बना देता हूँ, ये एंगल बहुत छोटा है बहुत, और ये हाइपोटेनिस और बेस लगभग लगभग बराबर हैं। तो ये दोनों लगभग लगभग रेडियस के बराबर हुए ना बच्चों, इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, इसको मान सकते हैं अपन। और ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर, इसको लगभग लगभग आप आर्क लेंथ मान सकते हो। अगर ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं तो ऑब्वियसली बात है ये आर्क के बराबर है। ध्यान से देखो, ये आर्क है ना ऐसा। अगर हम पहले आर्क बनाते तो ये आर्क लेंथ और ये परपेंडिकुलर बराबर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे एंगल कम होते जाएगा तो आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर के बीच का गैप भी खत्म होता जाएगा। अब जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर एक जैसे रहेंगे, लगभग लगभग दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों? बराबर। तो फिर हम वहां पर क्या कर सकते हैं? अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब आप तब लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना बच्चों, या आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब ऐसा तब कर सकते हैं हम जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए इसको बोला गया है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपको कहीं पे भी ऐसा दिखे और ये एंगल थीटा दिखे और ये लाइन एल दिखे और ये आपकी डिस्टेंस डी दिखे, तो आपको ये बोलना है कि व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ऐसी बात है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली बात है ये जो स्ट्रेट लाइन है यू कैन कंसीडर इट एज आर्क लेंथ। तो आप इसको आर्क लेंथ की तरह कंसीडर कर सकते हो अगर थीटा बहुत स्मॉल है। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि थीटा बहुत छोटा होगा तो हम इस आर्क लेंथ को किसके बराबर मान लेंगे बच्चों? आर्क लेंथ को, मतलब इस स्ट्रेट लाइन को कैसा मान लेंगे? आर्क लेंथ की तरह। और फिर हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं एल बाई डी, डी रेडियस जैसा हो गया, और इसकी यूनिट किस में हो जाएगी बच्चों? रेडियन में, है ना। तो ये बात याद रखें, इसको बड़े अच्छे से देखें, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल भी आप बोल सकते हो एक कंडीशन तो। और आप ध्यान से देखो ये एंगल कब छोटा होगा? कब छोटा होगा बच्चों? अगर सोचो ये जो डी है, ये जो डी है ये इस एल से बहुत बड़ा हो, मतलब डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। अगर ये डी बहुत बड़ा है इस एल से, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल कैसा बनेगा? बहुत छोटा। तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल का मतलब आपका डी जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, या फिर एल को नीचे ले आओ तो डी बाई एल का जो रेशियो होना चाहिए इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। मतलब हम इसको 3 तरीकों से बोल सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। या तो हम बोलेंगे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, या तो हम बोलेंगे डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, या फिर हम बोलेंगे डी बाई एल का रेशियो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। जब तीनों ही केस में आप ये लगा सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई डी रेडियन, या थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना बच्चों। यानी कि अगर ऐसा है तो टेन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है बच्चों? थीटा के बराबर। वैसी साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? थीटा के बराबर। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बट हाइपोटेनिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बेस, क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये तो हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जैसा ही है, इसलिए टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, साइन थीटा भी थीटा के बराबर है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि साइन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना। और एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा के लिए भी याद रखेंगे, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होता है तो कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात को याद रखेंगे, जब थीटा बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो जब थीटा स्मॉल होते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है? अब ये यहाँ बता दिया मैंने, आगे अब कहीं भी फिजिक्स में ये चीज़ आएगी तो मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, इसलिए इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से लिख लें और अच्छे से समझें
कि जब भी थीटा बहुत छोटा होगा तो आप स्ट्रेट लाइन को आर्क की तरह कंसीडर कर सकते हो और आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हो। मतलब टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, या साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा लिख सकते हो, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, है ना बच्चों। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रहेंगी। और थीटा इज वेरी स्मॉल को बोलने का एक और तरीका है कि जो डी है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, या फिर डी बाई एल का रेशियो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। फिर इसमें ध्यान से एक बात और देख लें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक। कि यहाँ पर आपका जैसे मैंने कहा कि अप टू 5 डिग्री 2 to 5 डिग्री तक एंगल बहुत छोटा माना जाता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई साइन 2 डिग्री कितना आंसर होगा इसका। देखो साइन 2 डिग्री हमने देखा कि थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन 2 डिग्री जो लिखा है आपने, तो 2 डिग्री बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, मतलब 2 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, साइन 2 डिग्री का आंसर 2 हो गया। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बता दूं ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा कर दोगे। साइन 2 डिग्री को 2 डिग्री नहीं लिखा जा सकता, अगर ऐसा लिखते हैं आप तो आप गलत कर देंगे। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि जब थीटा बहुत छोटा है 5 डिग्री से कम में है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। हाँ, साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, बस थीटा रेडियन में लिखना है, याद रखेंगे। क्यों साइन 2 डिग्री 2 नहीं लिख सकते बच्चों? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको अगर याद हो तो आपने अगर 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, और साइन 2 डिग्री आप 2 लिख रहे हो मतलब 1 से बड़ी हो गई इसकी वैल्यू, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो भी जब एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। तो अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो साइन 2 डिग्री को 2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। एक्चुअली में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन तब जब ये थीटा रेडियन में लिखेंगे, आप रेडियन में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब साइन 2 डिग्री जो है वो 2 नहीं होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, पाई बाई 180, ये तो आपको पता है। तो इसकी वैल्यू याद रखेंगे कि टेन थीटा थीटा होता है, साइन थीटा थीटा होता है, बट ये तब होता है जब एंगल रेडियन में होगा, मतलब एंगल को रेडियन में लिखना है। अगर डिग्रीज में दिया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेडियन में, वो वैल्यू होती है उसकी, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि साइन 2 डिग्री मतलब 2 हो गया, तब तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन समझ में आया होगा। जब भी एंगल बहुत छोटा होगा, या डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा, या डी बाई एल का रेशियो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, तो आप एल स्ट्रेट लाइन को आर्क लेंथ मान सकते हैं और आप प्लेन एंगल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई डी, है ना। और आंसर किस में आएगा बच्चों, याद रखेंगे एंगल हमेशा रेडियन में ही रहेगा, यहाँ पर कभी भी एंगल जो है वो डिग्रीज में नहीं जाएगा, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट था बेसिक मैथ्स का, क्योंकि इस मेथड में अप्लाई होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से उतार लें, लिख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, अब आते हैं हम पैरेलैक्स मेथड पे, क्योंकि चर्चा तो उसी पे करनी थी ना बच्चों, पैरेलैक्स मेथड पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड समझने से पहले हमें जरा किसके बारे में समझना पड़ेगा, पैरेलैक्स के बारे में, है ना। कि पैरेलैक्स शब्द क्या है, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है ना। तो हम पैरेलैक्स को समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो पैरेलैक्स क्या होता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अच्छे से इमेजिन करें आप, क्योंकि इमेजिन नहीं करेंगे तो एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक आपका पेड़ है, ट्री है ना बच्चों। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, बट आप लोग समझ लो इसको, है ना। एक ट्री है, पेड़ है, और पेड़ के कुछ सामने, बिल्कुल सामने आपका
एक टेम्पल है ना, मतलब कोई स्थान है जो आपको मानना हो, मान लो हम तो टेम्पल बोल देते हैं कि एक टेम्पल है ना बच्चों। और टेम्पल के आगे से ऐसी एक रोड है ना, रोड जिस पे गाड़ियां चल सकती हैं ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि जहाँ पे रोड है, जहाँ से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, उसके जस्ट बाजू से थोड़े से आगे से एक टेम्पल है ना। ऐसी कई बार होती है ना स्थितियां, और टेम्पल के जस्ट पीछे एक क्या है बच्चों, ट्री है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा सिचुएशन क्या है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, और मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि आप इतना इमेजिनेशन जरूर कर लेंगे, है ना। अब मान लीजिए उस रोड पर आप आ रहे हैं, किसी दिन घूमते घूमते आप पहुंच गए। हालांकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो घूम तो पा नहीं रहे हो आप, लेकिन जब खुला लॉकडाउन तो मान लीजिए आप घूमने आ गए तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर आप अपनी साइकिल पे बैठे हैं ना बच्चों। किस पे बैठ के आ रहे हो आप, साइकिल पे, है ना। जैसे मैंने कहा ड्राइंग मेरी ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जब साइकिल से इधर से आ रहे थे आप, तो आप ध्यान से देखो कि जो ट्री है उससे ऐसी लाइन ऑफ साइट आएगी, है ना। इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जिससे आप देख पाते हो, है ना। ऐसी ट्री से एक रे आएगी, लाइन ऑफ साइट, जिस पे आप क्या करोगे बच्चों, ट्री को देख पाओगे। और एक लाइन ऑफ साइट आएगी, एक रे आएगी आपकी टेम्पल से, जिससे आप टेम्पल देख पाओगे, है ना बच्चों। अब जब आप यहाँ पे खड़े होके दोनों को देख रहे हो, तो दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ से, अब ये एज्यूम करना है आपको, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ट्री टेम्पल के रेस्पेक्ट में आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा, और ट्री के रेस्पेक्ट में टेम्पल आपको राइट में दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी लाइन ऑफ साइट इधर से आ रही है, राइट साइड से, और इसकी लाइन ऑफ साइट लेफ्ट साइड से आ रही है। तो आपको टेम्पल कहाँ दिखाई दिया बच्चों, ट्री के राइट में, और ट्री कहाँ दिया बच्चों, टेम्पल के लेफ्ट में, ऐसा दिखाई दिया। मेरे ख्याल से ये एजम्पशन आप कर चुके हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं। फिर आप सोचो कि आप चलते 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 अब टेम्पल और ट्री को क्रॉस कर गए, और क्रॉस करने के बाद आपको पता है बच्चों कि टेम्पल और ट्री को क्रॉस कर जाओगे तो यहाँ पे जब वापस आ जाओगे आप दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ। अब जब आप टेम्पल और ट्री को देखोगे तो टेम्पल से ऐसी लाइन ऑफ साइट आएगी, रे आएगी, और ट्री से ऐसी रे आएगी। अब जब आप यहाँ आगे आकर देखोगे पीछे मुड़कर, तो आपको अब ट्री अपने राइट साइड पे दिखेगा टेम्पल के रेस्पेक्ट में, और टेम्पल ट्री के रेस्पेक्ट में आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। यानी अगर आप टेम्पल के बारे में सोचें तो पहले जब पीछे थे आप तो टेम्पल राइट में दिख रहा था, जब आगे पहुंचे तो टेम्पल आपको लेफ्ट में दिखा। तो आपको ऐसा एहसास होगा कि टेम्पल की पोजीशन बदल गई, पहले राइट में और अब लेफ्ट में। लेकिन आप एक्चुअली सोचो, क्या वाकई में टेम्पल की पोजीशन बदली है? तो टेम्पल की पोजीशन नहीं बदली है बच्चों। टेम्पल तो जहां पहले था अभी भी वही है, लेकिन आपको उसकी पोजीशन में चेंज नजर आएगा, पहले राइट में और बाद में लेफ्ट में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप दो, ये है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1, है ना बच्चों, और ये है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देख रहे थे, और दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखने पर आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई। इसलिए आपको ऐसा एहसास हुआ कि टेम्पल की पोजीशन ट्री के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई, बल्कि रियलिटी में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो ये जो फिनोमेना है कि किसी चीज की पोजीशन का चेंज होना, जब हम दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखते हैं, क्योंकि उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ साइट्स हो जाती है, लाइन ऑफ साइट बदलने के कारण जो शिफ्टिंग नजर आती है पोजीशन में, एक्चुअल में शिफ्टिंग नहीं हुई लेकिन हमें महसूस होती है कि शिफ्टिंग हुई है, तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं पैरेलैक्स। तो आई होप आप पैरेलैक्स समझे होंगे। और अगर आपको अभी भी पैरेलैक्स समझ में नहीं आया तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में बताया जाता है। आप ऐसा करें कि जैसे ये जो पेज है जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, आप ऐसे घर पे रखें, घर पे आप ऐसा एक पेपर रखें बैकग्राउंड के लिए, है ना बच्चों, और उसके बाद ऐसे ऊपर थोड़ा सा पेन रखें, पेपर के ऊपर ऐसे हवा में
पेन रखें, जैसा आपको शायद वीडियो में दिखाई दे रहा हो। फिर आप क्या करें कि बिल्कुल आप ऊपर से देखें और अपनी पहले एक लेफ्ट आई बंद करें और सिर्फ राइट आई से देखें, और फिर थोड़ी देर बाद राइट आई को बंद करें और लेफ्ट आई से देखें। तो आपको ये महसूस होगा कि पेन की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन आपने अपने हाथों को नहीं हिलाया, मतलब आपने कोई रियलिटी में पेन की पोजीशन चेंज नहीं की। बस आपको ऐसा महसूस हुआ जब आपने एक आंख बंद करी, एक आंख से देखी, फिर दूसरी आंख बंद करी, पहली आंख से देखी, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि पेन की पोजीशन में चेंज आया। ये जो फिनोमिना है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट बदली, ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है पैरेलैक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिचुएशन बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है जो मैंने अभी बताया, और उसके सामने ये आपका पेन रखा हुआ है। फिर आपकी ये जो आई है ना, डायग्राम बेकार है मानते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी लेफ्ट आई है, मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर दूर बना दी, फिर भी मान लीजिए आप, और ये आपकी राइट आई है। तो जब आप पहले लेफ्ट आई बंद करेंगे, राइट आई से देखेंगे, तो इस पेपर के रेस्पेक्ट में ये जो पेन का लाइन ऑफ साइट है वो ऐसा दिखाई देगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं लेफ्ट की तरफ है। फिर जब आप राइट आई बंद करेंगे, लेफ्ट आई से देखेंगे, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ऐसी हो जाएगी। तो आपको ये महसूस होगा कि ये राइट की तरफ है। तो एक्चुअली में पेन को आपने वहीं रखा है, पेन की पोजीशन आपने चेंज की नहीं थी, वो तो वहीं पकड़ के रखा है आपने। आपने सिर्फ क्या किया कि लेफ्ट आई और राइट आई, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 हो गया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 हो गया। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लाइन ऑफ साइट बदल गई, जिसके कारण आपको ऐसा एहसास हुआ कि इसकी पोजीशन में शिफ्ट आया है। ये जो फिनोमिना है इसी को बोला जाता है पैरेलैक्स। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलैक्स क्या होता है। अब आप एक बात याद रखेंगे कि जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अभी मैं लिख दूंगा, सब टेंशन मत लो आप। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उन दोनों के बीच की दूरी। और अब ये भी याद रखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनकी जो दो लाइन ऑफ साइट है जिसकी वजह से आपको शिफ्टिंग नजर आ रही है पोजीशन में, उनके बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को आप बोलते हो पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हो बच्चों? इस एंगल को आप बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो बच्चों आपको ये पैरेलैक्स एंगल भी अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो जिन दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं ना। तो ये मैं डेफिनेशंस यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो पैरेलैक्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। पैरेलैक्स है ना बच्चे। अब पैरेलैक्स क्या है, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जाएंगे तो लाइन ऑफ साइट बदल जाती है, जिसके कारण हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में शिफ्टिंग नज़र आती है पोजीशन में, है ना। उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, द phenomenon of shifting of position due to different line of sight from two different observation points is called as पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स क्या है बच्चों? ऐसा फिनोमेना जिसमें शिफ्टिंग होता है पोजीशन में, क्योंकि डिफरेंट लाइन ऑफ साइट से आप देखते हो फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस या पॉइंट्स, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चों? पैरेलैक्स, है ना। तो आई होप आपको पैरेलैक्स समझ में आया होगा, है ना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बेसिस की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिस, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिस मैंने आपको क्या बताया? बेसिस है द डिस्टेंस
between the distance between two observation points, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिस, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज है उसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं, पैरेलैक्स एंगल है ना, पैरेलैक्स एंगल थीटा जो अभी हमने देखा। तो पैरेलैक्स एंगल को हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन द टू line of sights from object। जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे जो दो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलैक्स एंगल, है ना। तो पॉज कर ये सब आप नोट कर लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे, है ना। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैरेलैक्स, बेसिस और पैरेलैक्स एंगल, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे हम आए तो अब मैंने आपको फिनोमेना तो समझा दिया पैरेलैक्स क्या है ना। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली एनालिसिस भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 और ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2, और दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो है आपका बेसिस। तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल बी। अब 1 से जब हम देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट है और 2 से देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की दूरी पता करनी है जहाँ से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 से। तो मान लीजिए ये जो दूरी है ये आपका d है और ये दूरी क्या है बच्चों, b है। हमें d निकालना है कि d कितना है। अब मान लीजिए हमें ये एंगल पता है थीटा, ये थीटा क्या था बच्चों, ये तो पैरेलैक्स एंगल है ना बच्चों। अब पैरेलैक्स एंगल है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज अगर ये b बहुत छोटा है d से, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस b या फिर दिस d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, इफ d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, जैसे मान लो आपका जो बेसिस है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो 1 मीटर है और d मान लीजिए 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर से आपका बेसिस 1 मीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, या फिर हम बोल सकते हैं b को नीचे ले आओ तो d बाई b का जो रेशियो है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। अब ये आपको कंडीशन याद आ रही होगी जो हमने पढ़ी थी बच्चों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में। अगर ऐसी बात है ये इससे बहुत बड़ा है तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है तो आप जानते हो बच्चों कि आप प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो ये जो बी स्ट्रेट लाइन है तो बी को आप क्या कर सकते हो, अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो बी इज considered as आर्क लेंथ। आप b को आर्क लेंथ की तरह कंसीडर कर सकते हैं ना बच्चों। तो आर्क थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा आर्क लेंथ b हो गया अपॉन रेडियस, रेडियस की जगह d, और हमें d निकालना था तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, b बाई थीटा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब आप b बाई थीटा निकाल लें, ये d की वैल्यू निकाल लें, तो थीटा जब यहाँ रखें तो ये रेडियंस में रखेंगे, है ना बच्चों। थीटा आप किस में रखोगे बच्चों, रेडियंस में, तब आंसर आएगा आपका। तो ये बात अच्छे से याद रखें, थीटा आपको क्वेश्चन में कभी भी रेडियंस में नहीं देता, वो सेकंड्स में देगा, मिनट्स में देगा, डिग्री में देगा। और मैंने सेकंड, मिनट, डिग्री सबके कन्वर्जन फैक्टर आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हुए हैं ना। तो वो मैंने इसलिए कहा था न्यूमेरिकल्स के लिए वो डाटा याद रखना है आपको। तो मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कहीं पर भी डिस्टेंस निकालने के लिए कि b बाई थीटा, और याद रखेंगे थीटा को रखना है आपको किस में बच्चों, रेडियंस में। और ये फॉर्मूला है और इट इज़ द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ पैरेलैक्स मेथड।
तो मेरे ख्याल से आपको पैरेलक्स मेथड क्लियर है कि कैसे यूज में लेना है ना। अब इस पैरेलक्स मेथड के एक दो एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि हमें कैसे काम करना आगे, है ना। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कर लें, है ना। हम एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहला जो पैरेलक्स मेथड का एग्जांपल है तो हम वहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। एक जो अर्थ से बहुत पास में स्टार है उसकी हमें दूरी पता करनी है, नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। तो हमें अर्थ से उस नियर बाई स्टार की दूरी पता करनी है, वो हम कैसे पता करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ, यहाँ पे उस चीज़ का भी यूज़ होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ का मैंने सरफेस बनाया है, ऐसा मान लो तो पूरी गोल है लेकिन थोड़ा सा सरफेस में आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सन है ना कहीं, तो आपको पता है ये सन बहुत दूर है, फार अवे। हमारी अर्थ से सन काफ़ी दूर होती है, फार अवे। तो बहुत सारी दूर होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो हम ऐसा मान लें कि हमारा सन इन्फिनिटी में है, ऑब्जेक्ट। तो आपने 10th क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, और रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था आपने कि जब बहुत फार अवे कोई ऑब्जेक्ट होता है, बहुत दूर होता है हमसे, तो हम वहाँ से जो रेज आती हैं वो आपको याद हो ऐसे पैरेलल आती हैं। इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से रेस कैसी आती हैं बच्चों, जो बहुत इन्फिनिटी मतलब जो बहुत दूर हो, फार अवे, हमारे से बहुत दूर हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आती हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि वहाँ से पैरेलल रेज आती हैं, है ना बच्चों। जब पैरेलल रेज आती हैं तो हमें शिफ्टिंग नज़र नहीं आती, हमें कोई शिफ्ट नज़र नहीं आता। भाई शिफ्टिंग तो तब नज़र आती है ना, जैसे अभी पैरेलक्स में शिफ्टिंग कब नज़र आई, जब आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, रेज हैं, वो ऐसी डाइवर्जिंग हो, तब आपको इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग नजर आएगी ना। यहाँ से देखने पे अलग तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे देखने से अलग तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जब रेस पैरेलल आती हैं तो वो आपको एक ही जगह दिखाई देता है, उसमें शिफ्टिंग नज़र नहीं आती। और ऐसा तब होता है जब वो बहुत दूर हो, क्योंकि पैरेलल रेस तो बेटा बहुत दूर से आती है ना। तो इस कंसेप्ट का भी हम यूज़ करेंगे, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे अच्छे से। अब उसका यूज़ करते हैं और इसको समझते हैं कि नियर बाई स्टार को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना सन है ना, दिस इज अवर सन, और सन के चारों ओर आपको पता है कि ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना बच्चों। ये हमारी अर्थ है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, और सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो आपको पता है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना बच्चों। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक स्टार है, इसको हमने बोला नियर बाई स्टार, नियर बाई स्टार। इसी की दूरी हमें कहाँ से निकालनी है बच्चों, अर्थ से, है ना, नियर बाई स्टार। और एक हम स्टार देखेंगे जो बहुत दूर होगा, फार अवे, है ना बच्चों। एक स्टार जो है वो बहुत दूर है, फार अवे स्टार, बहुत दूर, मान लो लगभग ऐसा मान ले कि इन्फिनिटी दूर पर, बहुत ज़्यादा दूर। तो सोचो जब हम इस स्टार को देखेंगे तो इस फार अवे स्टार से कैसी रेज आएंगी, क्योंकि ये बहुत दूर है तो बच्चों ऐसी पैरेलल रेज आएंगी। ये तो आपको क्लियर समझ में आता है ना, क्योंकि ये बहुत दूर है, ऐसी पैरेलल रेज आएंगी, तो ऐसी रेज आ रही है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा वो होता है, एक्चुअली में हमें पैरेलक्स एंगल चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो आप समझें अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अर्थ हमारी अभी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पर, है ना। अब इस पोजीशन पे जब अर्थ है तो हम इस नियर बाई स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके का अपरटस होता है, जैसे ये जो ग्रीन कलर का पेन है ये एक बच्चों टेलीस्कोप है ना, तो ये टेलीस्कोप है। और ये जो ब्लैक कलर का पेन है ये भी एक टेलीस्कोप है, जो जस्ट इस ग्रीन कलर के पेन के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ होता है, ठीक। और ये टेबल होता है। प्रैक्टिकली हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
अब होता क्या है कि बीच में ऐसे स्क्रू लगा रहता है और हम इस ग्रीन वाले को फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। आप समझिए, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये दूसरा टेलीस्कोप है जिसको रोटेट कर सकते हैं ग्रीन वाले के ऊपर, ब्लैक वाला है ना। तो हम सबसे पहले ग्रीन टेलीस्कोप से देखते हैं किसको बच्चों, फार अवे स्टार को। तो फार अवे स्टार से जो रेज आ रही होती हैं उन रेस की तरफ, लाइन ऑफ साइट की तरफ हम देखते हैं, है ना बच्चों। तो हमने ग्रीन वाले टेलीस्कोप को फिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर रखा हुआ ये जो ब्लैक वाला टेलीस्कोप है, इसको हम अब रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं और तब तक रोटेट करते हैं जब तक कौन ना दिखने लगे, जिसकी दूरी हमें चाहिए नियर बाई स्टार की, है ना। तो हमने इतना रोटेट कर दिया। तो हमें, क्योंकि ये हमने ही रोटेट किया है, तो ये एंगल वहाँ पे स्केल लगी रहती है, तो ये एंगल हम नाप लेते हैं कितना है ना बच्चों। तो आपको कब तक रोटेट करना पड़ेगा, ये जो आपकी अर्थ है, तो यहाँ से तब तक रोटेट करना पड़ेगा जब तक आप किसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं आ जाते हैं, नियर बाई। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फार अवे स्टार को हमने ग्रीन कलर के टेलीस्कोप से देखा और इस ग्रीन कलर के टेलीस्कोप को फिक्स कर दिया। इसके ऊपर हमारा ब्लैक कलर का टेलीस्कोप था, इसको घुमाया 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 और जब तक घुमाया जब तक हम किसकी लाइन ऑफ साइट पे नहीं आ गए, नियर बाई। अब हमें नियर बाई स्टार दिखने लगा, तो हमने इसको कितना एंगल रोटेट किया है वो एंगल हम स्केल से नाप लेते हैं। मतलब हमारे पास वहाँ पे एंगुलर स्केल होती है, उससे हम नाप लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कि हमें ये एंगल पता चल जाता है अर्थ पे रहते। इस एंगल को मान लो हम कितना बोल देते हैं बच्चों, θ1। तो क्योंकि ये पैरेलल रेज हैं तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, θ1, है ना, ये बोल सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। और ये θ1 हमने कहाँ नापा है बच्चों, अर्थ पे रहते हुए। अब ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया 1। अब हमें दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे चाहिए, क्योंकि हमें बेसिस की वैल्यू भी तो चाहिए बच्चों, और बेसिस की वैल्यू तो हम ऐसे नापेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट चले जाएंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट चले जाएंगे तो आपको पता है कि बेसिस की वैल्यू तो आपको पता चल गई, क्योंकि ये भी 1 AU है। तो बेसिस कितना हो गया टोटल बच्चों, 2 AU। बेसिस हो जाएगा आपका 2 AU, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बेसिस हमें पता चल जाता है। अब डायमेट्रिकली अपोजिट कैसे चलेंगे भाई बच्चों। अब आप यहाँ ये नहीं सोचो कि यहाँ पे अर्थ है तो हमने स्पेसक्राफ्ट लिया और यहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं होता। आप तो 6 मंथ्स का वेट करो। कितना वेट करो, वेट 6 मंथ। अब आप एक बात बताओ कि पूरे 12 मंथ्स में ये पूरा चक्कर लगाता है सन के, तो 6 महीने में ये ऑब्वियस सी बात है कि अपने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आ जाएगा, आधा चक्कर लगा लेगा 6 मंथ में। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उस लोकेशन पे सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खुद ब खुद चले जाएंगे। अगर आप 6 महीने वेट करेंगे तो आप हाफ रेवोल्यूशन कर लेंगे सन के राउंड और आप डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे कि जब हम 6 महीने के बाद डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही ग्रीन वाला टेलीस्कोप आपको फार अवे स्टार को देखना है। उसको देखेंगे तो क्योंकि वो बहुत दूर है तो उसकी लाइन ऑफ साइट तो बदली नहीं, वो तो पैरेलल ही रहेगी। तो ये आपने फिक्स कर दिया। फिर उसके ऊपर किसको घुमाओगे आप, ब्लैक वाले टेलीस्कोप को घुमाओगे 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 और तब तक घुमाओगे जब तक कि आप नियर बाई स्टार के लाइन ऑफ साइट पे नहीं आ जाते। फिर से आप ये वाला एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ। अब आपने इस तरीके से ये घुमाया 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 और ये लाइन ऑफ साइट पे आ गए। अब ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला टेलीस्कोप, तो इनके बीच का जो एंगल है ये कुछ नया एंगल θ2 मान लो। तो यहाँ पे ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया अर्थ पे रहते हुए 6 महीने के बाद। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एंगल हो जाएगा आपका θ2। तो जो हमारा 2 लाइन ऑफ साइट है, एक ये वाला और एक ये वाला, उन दोनों के बीच का जो पैरेलक्स एंगल है वो कितना हो जाएगा बेटा, θ1 + θ2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अवर पैरेलक्स एंगल इज इक्वल्स टू, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू θ1 + θ2। तो हमारा जो पैरेलक्स एंगल है वो θ1 + θ2 हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक। उसके बाद आपको अगर पैरेलक्स एंगल पता है तो आपको ये दूरी d निकालनी है बच्चों। ये दूरी क्या निकालनी है बच्चों, d, ताकि आप इस दूरी को
कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि अर्थ से हमें इस नियर बाई स्टार की डिस्टेंस चाहिए, तो डी निकालना है आपको, और बेसिस आपको पता है 2AU। अब यहाँ पे वही बात है, ये जो नियर बाई स्टार है, ये डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये बड़ा पास है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि नियर बाई स्टार भी 1U से बहुत ज़्यादा दूर होता है। मतलब ये डिस्टेंस 1AU से बहुत बड़ी है, 2AU से बहुत ज़्यादा बड़ी है, बेसिस से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना। वो डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ इस तरीके से, ये आपका अगर ऑर्बिट है तो ये नियर बाई स्टार है। तो आप ध्यान से देखें, जो आपका ये बेसिस है उससे ये डी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। रियल डायग्राम ऐसा होता है, बट मैं आपको ऐसे डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डी इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन बेसिस, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि डी बाई बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बी को नीचे ले जाओ आप, तो यहाँ 1 बचेगा। और अगर ऐसा है तो याद करो हमने क्या बोला था, ऐसा तब होता है जब थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप स्ट्रेट लाइन को कैसा कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, ये तो हमने पढ़ा है, कैसा कंसीडर कर सकते हैं, आर्क की तरह, है ना। तो हम यहाँ पे प्लेन एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो पैरेलक्स एंगल कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल्स टू डी बी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपन किसको कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा बेसिस को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिस इज कंसीडर एज आर्क लेंथ। तो यहाँ पे b बाई रेडियस, रेडियस मतलब d, और हमें निकालना है d, तो हम यहाँ से d निकालेंगे। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों b बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है बच्चों, d इक्वल्स टू b बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो हमने अर्थ पर रहते हुए कैलकुलेट किया। बट एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 किस में रखेंगे बच्चों, अगर वो डिग्री सिस्टम में दिया है तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है आपको, रेडियन सिस्टम में। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूँ और फिर बच्चे न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए गलत करके आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डिग्री में ही वो वैल्यूज़ रख देते हैं, जबकि उनको किस में रखना चाहिए, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल्स में कभी भी वो रेडियन में नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे जो थीटा रखेंगे वो किस में रखेंगे बच्चों, रेडियंस में, है ना। तो ये पूरा कैलकुलेशन, और b की वैल्यू क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2AU, जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, और नीचे थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आपको पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 किस में रखना है बच्चों, रेडियन में। तो ये आपका d निकल आएगा, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। तो मेरे ख्याल से सन के अलावा जो कोई भी स्टार हमारे बिल्कुल करीब है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और ये पैरेलक्स एंगल कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल तरीका भी आपको समझ में आया होगा कि 2 टेलीस्कोप के सहारे हम इसको निकालते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे फार अवे स्टार का यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर है आपको, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। चलिए अब हम दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये तो हमने किसका डिस्टेंस निकाल लिया बच्चों, नियर बाई स्टार का। अब मान लो अर्थ से हमें प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है, तो आप जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप नोट कर लें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, है ना। तो यहाँ पे मैं सेकंड एप्लीकेशन लिख देता हूँ, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। अब अर्थ से कैसे पता करेंगे किसी प्लेनेट की डिस्टेंस, है ना बच्चों। तो हम ऐसा करेंगे, ये मान लीजिए अपना अर्थ है, ये अपनी अर्थ है बच्चों, है ना, और ये एक प्लेनेट है, ये आपका प्लेनेट है। अब इस प्लेनेट की दूरी हमें अर्थ से पता करनी है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम मान लीजिए यहाँ पर अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से
इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसी लाइन ऑफ साइट आ रही। अब आप जानते हैं पैरेलक्स एंगल कैसे करते हैं, एक फार अवे चीज़ को देखेंगे तो उससे पैरेलल लाइंस आएंगी, है ना। वो हम यहाँ पे अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पैरेलक्स एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट पैरेलक्स एंगल ही लिखूंगा, है ना, वो फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये लाइन ऑफ साइट आई, तो ये आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया प्लेनेट को। फिर आपने क्या किया बच्चों कि इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, क्योंकि हमें बेसिस चाहिए, तो बेसिस चाहिए, तो बेसिस के लिए हमें, क्योंकि अर्थ का डायमीटर पता होता है ना, तो डायमीटर ले लेंगे। तो बेसिस जो है वो 2 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, है ना बच्चों, ये पता होगा आपको। या फिर एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको ये पता होगा कि आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ वो 6400 किलोमीटर्स होता है ना बच्चों, 6400 किलोमीटर्स। तो आप इसको चाहें तो मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेसिस किसके बराबर हो गया बच्चों, डायमीटर। अब यहाँ से यहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर प्लेन से पहुँचेंगे, प्लेन से पहुँचने की जरूरत नहीं है आप बच्चों। अब आप 12 आवर्स वेट करो, 12 आवर वेट, 12 आवर्स। जब आप 12 आवर्स वेट करेंगे तो ये अर्थ अपने आप रोटेशन करती है ना एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेट करके अपने आप यहाँ पे पहुँच जाओगे आप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जब आप 12 घंटे वेट करेंगे तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है अर्थ। जब ये रोटेट करेगी तो 24 घंटे में फुल रोटेशन होता है, ये आपको पता है। तो 12 घंटे में हाफ रोटेशन होगा, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाओगे बच्चों, सेकंड पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर पहुँच जाओगे। अब वापस से आप इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करोगे, लो ऑब्जर्व किया, फिर से आप यहाँ पे वो एंगल निकाल लोगे, तो इसका मतलब ये हमें एंगल पता चल जाएगा थीटा, और ये हमारी डिस्टेंस है d, और ये बेसिस 2 आ रही। फिर से वही बात है कि ये जो डिस्टेंस होगी प्लेनेट से, ये हमारे रेडियस ऑफ अर्थ डायमीटर से बहुत ज़्यादा कैसी है बच्चों, बड़ी है, मतलब बेसिस से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब d/b का रेशियो ग्रेटर देन 1 है। और ऐसा है तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और अगर पैरेलक्स एंगल थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और बेसिस को कंसीडर कर सकते हैं आर्क लेंथ की तरह। फिर से वही बात, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, मतलब बेसिस अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ से प्लेनेट की डिस्टेंस निकल आएगी d, वो कितनी निकल आएगी बच्चों, बेसिस कितनी है बच्चों, 2re अपॉन थीटा नीचे आ जाएगा। तो थीटा याद रखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किस में लेना है बच्चों, रेडियंस में, है ना, तो उसको कन्वर्ट जरूर कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि d क्या है ना। d मतलब डिस्टेंस, प्लेनेट की डिस्टेंस भी अर्थ से कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी पैरेलक्स मेथड आपका यूज होता है। फिर जल्दी से हम एक और चीज की बात कर लेंगे, थर्ड, जिसको हम बोलते हैं साइज। देखो प्लेनेट की दूरी अर्थ से पता चल गई, लेकिन इस प्लेनेट का साइज भी तो पता करना है बच्चों। तो साइज एंड एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का साइज पता करना है या उसकी एंगुलर साइज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये हमारी अर्थ है, फिर से मैं आपको बना देता हूँ, और ये आपका प्लेनेट है ना। अब इसका डायमीटर निकालना है, इसके डायमीटर को स्मॉल d बोल देते हैं ना बच्चों। तो ये डायमीटर आपको निकालना है, यही तो साइज हुआ। आप प्लेनेट का डायमीटर निकाल लेंगे तो आप साइज निकाल लिया प्लेनेट का। आप कैसे निकालेंगे, अब अर्थ के एक ही पॉइंट पर रहना आपको। अब आपको कोई 12 घंटे की वेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट पर रहो। आप इसके एक वन एक्सट्रीम को देखो, जब आप एक एक्सट्रीम को देखोगे तो उससे रे ऐसे आएगी। तो यहाँ पे अपना कौन सा वाला फिक्स कर दो बच्चों, टेलीस्कोप, वही ग्रीन वाला जो मैंने समझाया था। फिर आप उसके ऊपर जो ब्लैक वाला है टेलीस्कोप, उसको ऐसे ऐसे घुमाए, तब तक घुमाए जब तक आपको इसका दूसरा एंड ना दिखने लगे। जैसे आपने रात में कभी फुल मून देखा होगा, चंद्रमा
जब पूरा होता है तो आप उसके दोनों एंड को देख सकते हो। तो आपने एक टेलीस्कोप से एक एंड देखा, फिर उसके ऊपर दूसरा टेलीस्कोप घुमाया 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 और दूसरा एंड देखा, तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा अर्थ पे रहते रहते, ये लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल आपको पता चल गया, इस एंगल को बोला गया अल्फा, है ना बच्चों। और ये आपकी दूरी है जो प्लैनेट से अर्थ की दूरी थी डी। यहाँ पे अल्फा क्या है, ये प्लैनेट जो एंगल अर्थ पे बना रहा है, प्लैनेट जो भी एंगल अर्थ पे बनाता है अल्फा, उसको बोलते हैं एंगुलर साइज। कोई भी प्लैनेट जो एंगल आपका कहाँ बनाता है बच्चों, अर्थ पर, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। तो आई होप एंगुलर साइज आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ना बच्चों। अब बात वही है, ये डी तो आप निकाल चुके हो पहले वाले मेथड से, मतलब डी हमें पता है, डी इज नोन, पहले ही निकाल चुके हैं। और ये डायमीटर निकालना है, तो अब ये डायमीटर जो है प्लैनेट का, ये बेसिस की तरह काम करेगा। और फिर से वही बात है कि यहाँ पे जो डी है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब बेसिस। तो डी बाई डी का जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि थीटा इज, सॉरी यहाँ पे अल्फा है ना, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। और अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लगा सकते हो। आर्क लेंथ यहाँ पे अब डायमीटर ऑफ द प्लेनेट है, और आपका जो डी है वो आप पहले ही निकाल चुके हो, कैपिटल डी। अब इस कैपिटल डी को यहाँ ले जाओ तो आपको समझ में आएगा कि डायमीटर डी मतलब क्या बच्चों, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ प्लैनेट वो कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, d इंटू अल्फा, मतलब कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इंटू अल्फा। और याद रखेंगे अल्फा किस में लेंगे बच्चों, रेडियन में। ये बात तो भूलना ही नहीं है कि अल्फा रेडियन में लिया जाता है। तो अल्फा इंटू डी या डी इंटू अल्फा इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो हमें लीनियर साइज ही मिल गई, डायमीटर। और कोई भी प्लैनेट जो एंगल सबटेंड करता है अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। तो आपको एंगुलर साइज ही पता चल गई। तो आई होप आपको पैरेलैक्स मेथड में इतने वेरिएशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स, उसके एप्लीकेशन समझा दिए प्रैक्टिकल। अब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बन जाएंगे, है ना। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे अच्छे से, ये पैरेलैक्स मेथड अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और बाकी की जो भी मेथड्स होंगी वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।